साओयान करने वाला है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को ऑब्टेन। पता चलेगा सबसे पावरफुल डुसेंग के बारे में। साओयान मचाएगा तबाही ये क्लेन पर और सिल्लन को वहां से ले जाएगा। साओयान हो जाएगा पागल क्योंकि उसे पता चल चुका है कि लिटिल फेरी डॉक्टर है घायल। ये बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 का एपिसोड 4 है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो जाइए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है ताकि आप सभी को स्टोरी अच्छे से समझ में आए। आज का ये लॉन्ग वीडियो आप सभी की डिमांड पर है। वीडियो के अकॉर्डिंग अगर लाइक बहुत ज्यादा आता है तो लॉन्ग वीडियो आते रहेंगे और लाइक में अगर कमी होती है तो लॉन्ग वीडियो नहीं आएंगे। देखो भाई, तुम्हारी लाइक करने से मुझे कोई पैसा तो नहीं मिलता, बस मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने की। लाइक करोगे तो लॉन्ग वीडियो आएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साओयान और फर्स्ट एल्डर के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में साओयान विजयी हुआ और उसे मिला स्वयंवर में फेंग किंगर का हाथ। अरे नहीं, मेरा मतलब मिस तैंग का। साओयान बन गया बर्निंग फ्लेम वैली का घर जमाई और उसे मिल गया दहेज में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस। साओयान ने पिछले एपिसोड में फर्स्ट एल्डर के ऊपर एक छोड़ दिया था बम, एंग्री बुद्धा लोटस का। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो एंग्री बुद्धा लोटस वाला बम फट जाता है। बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जहाँ पर साओयान और बाकी के लोग थे वहाँ की छत के परखच्चे उड़ चुके थे। ये तो बस एंग्री बुद्धा लोटस के फर्स्ट लेयर का ही ब्लास्ट था। फर्स्ट एल्डर इस अटैक के चपेट से बहुत ही घबरा जाते हैं। वो तो शुक्र है उस BTTH के भगवान का कि वहाँ पर वैली चीफ थे जो कि एक एलाइड डूजून थे। उन्होंने एक स्पेस पोर्टल ओपन किया और उस अटैक को उसमें डाल दिया। सभी लोग बच गए, वरना आप सभी को तो पता है ना कि एंग्री बुद्धा लोटस की पावर क्या है। फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर भी राहत की सांस लेते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं शुक्र है उस भगवान का BTTH का, जहाँ पर फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर भी राहत की सांस लेते हैं। फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वैली चीफ हमारे साथ थे, नहीं तो हम सब मर चुके होते। मिस तैंग भी अपनी फादर के पावर को देखकर कहती हैं, वाह पापा आप तो कमाल हो, सुपर डुपर हो। वैली चीफ भी अपनी तारीफ सुनकर कहते हैं, ये तो कुछ नहीं है बेटा, तुमने देखा ही कहाँ है मेरा जलवा। एल्डर हुआन कहते हैं, फर्स्ट एल्डर और साओयान कहाँ हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। फर्स्ट एल्डर की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिसके बाद वो एल्डर हुआन से कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने के लिए। साओयान भी ठीक नहीं लग रहा था। वो अपना सर खुजाते हुए कहता है, फर्स्ट एल्डर ये था 10th अटैक, मुझे लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ, है ना? वैली चीफ फर्स्ट एल्डर की इज्जत बचाने के लिए कहते हैं, बुरा नहीं, तुम दोनों के बीच ड्रॉ होती है। बस वैली चीफ बहुत हो गया, और कितनी बेइज्जती करेंगे आप मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। उस फायर लोटस की पावर मेरे पाम अटैक से कई गुना ज्यादा थी। ये कहकर वो वहाँ से निराश होकर जाने लगते हैं और वो कहते हैं, हमें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। आप इस लड़के को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस लेने के लिए ले जा सकते हो। साओयान और वैली चीफ ग्रेट एल्डर को देखकर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, क्या ग्रेट एल्डर नाराज हैं? एल्डर हुआंग और सेकंड एल्डर साओयान को बधाई देते हैं, जिसके बाद एल्डर हुआंग साओयान से कहते हैं, हम तुम्हें हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक दे रहे हैं। अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो क्या तुम सचमुच हमारी फैमिली में शादी करना चाहोगे? साओयान का मुंह तो देखने लायक होता है, जिसके बाद साओयान कहता है, फर्स्ट एल्डर अब और गड़बड़ करना बंद करो। हमें बर्निंग फ्लेम वैली के दाव टेक्निक हॉल का सीन दिखाया जाता है। वैली चीफ साओयान को बता रहे होते हैं कि हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें सबसे पहले हमारे पुरानी जनरेशन से चली आ रही रूल्स और रेगुलेशन के बारे में पढ़ना होगा। भले ही तुम बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल नहीं हो, लेकिन तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। इस तरीके से तुम सही तरह से कल्टीवेट कर पाओगे, तुम अपने आप को डिफिकल्टीज से बचा सकते हो। साओयान भी रूल्स और रेगुलेशन का सुन के हाँ कर देता है, लेकिन जब हॉल का दरवाजा खुलता है तो साओयान के चेहरे पर हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है, ये कौन से रूल्स और रेगुलेशन के बुक है और कितनी जनरेशन से चली आ रही है? वैली चीफ साओयान से कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी किताबें हैं उन्हें तुमको पढ़ना होगा। वैली चीफ साओयान से कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी किताबें हैं उसे तुम्हें पढ़ना होगा। किताबों के बारे में सुनते ही तो साओयान का दिमाग चकराने लगता है, वो चीख पड़ता है। जिसके बाद वो कहता है, इतने सारे, मैं इतने सारे भला कैसे पढ़ सकता हूँ? वैली चीफ साओयान को पकड़ कर कहते हैं, ज्यादा नहीं, बस तुम्हें इसे पढ़ने के लिए 5-6 महीने लग जाएंगे, और इस बीच में मेरी डॉटर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी साओयान। लो भाई, इसके इंटेंशन तो पता चल गया, ये तो अपनी बेटी की मुंह दिखाई करवा रहा है। और वो साओयान से कहते हैं, तुम्हें समझना होगा कि रूल्स तो रूल्स होते हैं ना। साओयान का तो कुछ कहने का मन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी वैली चीफ से कहता है, 5-6 महीने, इसे पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि 5-6 साल लग जाएंगे।
वैली चीफ अपने मन में खुश होते हुए कहते हैं, हे मैंने कर दिखाया, मैंने साओयान को रोक लिया, तब तक मेरी बेटी साओयान को अपने जाल में फंसा लेगी। वैली चीफ के पीछे से एक पड़ती है पंच, वो उड़ते हुए हवा में लटक जाते हैं, जिसके बाद पीछे से मिस टैंग कहते हैं, पापा ऐसे रूल्स कब से निकल आए, मैंने तो इन रूल्स के बारे में नहीं सुना। मिस टैंग अपने पापा के ऊपर एक करारा पंच जड़ देती हैं। साओयान भी मिस टैंग को ऐसे देखकर चौंक जाता है। मिस टैंग साओयान को पकड़ती हैं और अपने साथ ले जाते हुए कहती हैं कि मेरी फादर की मत सुनो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। वैली चीफ निराश होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, वो बेटी कब समझोगी तुम मेरा दर्द। जिसके बाद मिस टैंग साओयान को लेकर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के रियल इनहेरिटेंस स्पेस पर ले जाती है। उस हॉल का दरवाजा बहुत ही बड़ा होता है। साओयान जब उस डोर को देखता है तो वो कहता है, तो ये वो जगह है जहाँ पर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस है। साओयान ग्रीटिंग पोजीशन में आ जाता है, जिसके बाद वो वैली चीफ को ग्रीट करते हुए कहता है, साओयान जूनियर की हेल्प करने के लिए वैली चीफ का बहुत ही आभारी है। वैली चीफ खांसते हुए कहते हैं, अरे नहीं, मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ तो करना था ना दामाद जी, ऐसा वो इनडायरेक्ट वे में कहते हैं। जिसके बाद वो बत्तीसी दिखाते हुए साओयान से कहते हैं, तो अच्छा ठीक है, हम शादी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम जाओ इनहेरिट हो आओ। साओयान के दिल में भी कुछ होने लगता है। जिसके बाद मिस टैंग उसे धक्का देते हुए कहती है, जाओ भी, पहले कितना शुक्रगुजार करोगे हमारा, कितना शुक्रिया अदा करोगे हमारा, जाओ भी, अब हम अच्छे दोस्त हैं, जल्दी करो और इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करो। साओयान हॉल के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के जनरेशन क्रिस्टल को देखता है, जो कि रेड कलर का साइन कर रहा होता है। साओयान वैली चीफ की तरफ देखता है और वैली चीफ भी साओयान की भावना को समझ जाते हैं। जिसके बाद वो साओयान से कहता है, तुम्हें सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस जनरेशन क्रिस्टल पर डालना होगा। तुम हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का इनहेरिटेंस तो एक्सेप्ट करोगे ही, साथ में बहुत सारे एक्सपीरियंस भी फील करोगे। साओयान अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस जनरेशन क्रिस्टल पर डालता है। जैसे ही साओयान की स्पिरिचुअल पावर उस जनरेशन क्रिस्टल पर पड़ती है, वो क्रिस्टल बहुत ही जोर से ग्लो करने लगता है। मिस टैंग इस सीन को देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो कहती है, कितनी पावरफुल पावर है, ये तो उस वक्त की पावर से भी ज्यादा है जब मैंने इस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किया था। वैली चीफ साओयान की तरफ देखते हुए शांति से कहते हैं कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस लगता है कि उसने अपने रियल ओनर को ढूंढ लिया। वो साओयान के लिए बिल्कुल कंपैटिबल है। ऐसा लगता है कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को ऐसा पर्सन मिल गया जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये अच्छी बात नहीं है कि साओयान बर्निंग फ्लेम वैली का डिसाइपल नहीं है। अगर वो बर्निंग फ्लेम वैली का डिसाइपल होता तो हम अपने ओल्ड एंसेस्टर के जैसे एक और मॉन्स्टर को बोन कर सकते थे। इनडायरेक्ट वे में वो मिस टैंग से कह रहे होते हैं कि अगर साओयान बर्निंग फ्लेम वैली का डिसाइपल होता तो वो उसकी शादी साओयान से जरूर करवाते, जिसके साथ ही साओयान और मिस टैंग का जो बच्चा होता वो उस ओल्ड एंसेस्टर से भी ज्यादा मॉन्स्टर होता। पापा, आपने तो कहा था कि हमारे ओल्ड एंसेस्टर हाफ स्टेप डाउडी थे, फिर भला कोई कैसे उनसे कंपैरिजन कर सकता है। इसके बाद वैली चीफ मिस टैंग से कहते हैं कि सिली गर्ल, ये दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हें पता होना चाहिए कि हर पावरफुल पर्सन के ऊपर भी एक पावरफुल पर्सन होता है। यहाँ तक कि हमारे ओल्ड एंसेस्टर भी इनविंसिबल नहीं थे। सोल पैलेस, पिल टावर और एंशिएंट गूकलैन के एक्सपर्ट भी उनके ही जितने पावरफुल थे। लेकिन एक पर्सन ऐसा था जो उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल था और वो था जियोक्लेन का जियो जुआन। इसको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं कि हमारे ओल्ड एंसेस्टर और जियोक्लेन के जियो जुआन के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। जियो जुआन ने ही स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को बनाया था। वैली चीफ चौंक जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, जियो जुआन, जियोयान, ये तो एक जैसे लग रहा है। सॉरी साओयान, तो इसे ऐसा कहना चाहिए, साओ जुआन और साओयान, ये तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये उस ओल्ड मॉन्स्टर का वंशज हो? हम साओयान को देखते हैं जो कि हवा में लटका हुआ उस एनर्जी बॉल के क्रिस्टल से एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा होता है और उस एनर्जी में इंफॉर्मेशन होती है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस से रिलेटेड और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी। हम साओयान को देखते हैं जिसकी आंखें अब जल रही होती हैं फ्लेम से। साओयान अपने तीनों हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकालता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है, ओ मैं देख पा रहा हूँ कि 3 टाइप्स के हेवनली फ्लेम का इरप्शन एक्सप्लोजन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के पीछे का राइट मीनिंग है। अगर मैं इस तरीके से अपनी फ्लेम को यूज करता हूँ और इन 3 टाइप की हेवनली फ्लेम को एक साथ मिला देता हूँ तो मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस की मैक्सिमम पावर को 3 मिस्टीरियस चेंजेस में बदलने में कैपेबल हो जाऊंगा। साओयान अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है अपने मन में, ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रिपल एक्सप्लोजन को भी कंप्लीट कर लूं,
फिर भी मैं इसे अपनी प्रेजेंट टाइम की बॉडी के साथ तो यूज नहीं कर पाऊंगा, और अभी के लिए इस इनफाइनाइट बैटल में ये मेरा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। जिसके बाद वो पिल टावर, सोल पैलेस और यूनर के बारे में सोचने लगता है। फिर वो एकदम डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी डिफिकल्टीज मेरे रास्ते में आए, उन सभी को मैं पार करूंगा और अपने गोल को अचीव करूंगा। हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्नोफॉल हो रहा होता है। कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी जाती है जो कि कह रहे होते हैं कि खून के धब्बों का पीछा करो, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि चल रही होती है और जमीन पर खून टपक रहा होता है। इससे हमें ये साफ इंडिकेट होता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही इंजर्ड है सीरियसली। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनके हाथों नहीं लग सकती, मुझे उनके हाथों नहीं आना। सीन कट होकर साओयान पर शिफ्ट हो जाता है जिसमें हम साओयान को देखते हैं जिसने बर्निंग फ्लेम वैली को छोड़ दिया होता है। जिसके बाद साओयान एक प्लेस पर लैंड करता है और वो कहता है, आखिरकार मैं पहुंच ही गया। साओयान खड़ा होकर पिल सिटी को देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, तो ये है दुकी कॉन्टिनेंट का कोर। सीन देखने में वाकई ग्रीनरी से भरी हुई थी और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। साओयान सिटी में चलते चलते अपने मन में सोच रहा होता है कि सी लैन का सरनेम ये है, ये ट्राइब ही सिटी को कंट्रोल करता है। जब मैंने सी लैन, जियान और साओई को आखिरी बार देखा तब से वो क्या कर रहे होंगे मुझे पता नहीं। साओयान के कदम अचानक रुक जाते हैं क्योंकि चबूतरे पर एक आदमी खड़ा होकर लोगों को इकट्ठा कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, सुनो 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 भाइयों बहनों मित्रों, आज की ताजा खबर, आइस रिवर वैली उस पर्सन को बहुत ज्यादा इनाम दे रही है जो कि वो फुल पॉइजन बॉडी वाली उस गर्ल को ढूंढ कर लाए। साओयान जब साओई का नाम सुनता है तो वो चौंक जाता है और कहता है, क्या वो फुल पॉइजन बॉडी, ये तो साओई है। साओयान देखता है कि साओई की फोटो जगह जगह पर टंगी होती है, मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर की। जब लोग ये अनाउंसमेंट सुनते हैं तो वो कहने लगते हैं कि आखिर ये वो फुल पॉइजन बॉडी वाली महिला कौन है। जो कोई भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे मिलेंगे 10,000 रुपए। आइस रिवर वैली सचमुच इतना पैसा खर्च कर रही है, ये तो वास्तव में बहुत बड़ा इनाम है। वो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा कहता है, तुम सभी उसके बारे में क्या जानते हो, क्योंकि तुम सभी पिल रियलम में नए हो। वो फुल पॉइजन बॉडी वाली वो वुमेन एक ऐसी वुमेन है जिसकी बॉडी में एकदम पॉइजनस पॉइजन है। साओयान तो चुपचाप गुस्से से उन सभी की बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद वो आदमी फिर से कहता है, जहाँ से भी वो फुल पॉइजन बॉडी वाली गर्ल गुजरती है, लाइफ की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। इस औरत ने तो शहर में हड़कंप मचा रखा है और उसकी तलाश में कई ग्रुप्स ने अपने हाथ मिला लिए हैं। हालांकि उनके हाथ मिलाने के बावजूद भी वो भागने में सक्सेसफुल रही। वो फिर से कहने लगता है, आइए आइए भाइयों बहनों, एक नजर देख लो। सीन कट होकर ये क्लेन के मेंशन पर आ जाता है जहां हम सी लैन को देखते हैं जो कि कह रही होती है, मैं उस डैन फैमिली के कमीने डैन काओ से हरगिज शादी नहीं करूंगी। सिलेन की बात सुनने के बाद ये क्लेन के फर्स्ट एल्डर कहते हैं, लड़की बकवास करना बंद करो, अब हमारी ये फैमिली पहले के जितनी पावरफुल नहीं रही। अगर तुम काव फैमिली के साथ मैरिज नहीं करती तो हम पिल टावर में कैसे एंटर करेंगे। सिलेन, भले ही तुम हमारी ट्राइब की परवाह नहीं करती हो, तुमको शादीशुदा माना जाएगा क्योंकि काव क्लेन का वो काव डेंग बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है और उसकी एल्केमी बहुत रेयर है। क्लेन के सेकंड एल्डर कहते हैं। थर्ड एल्डर सेकंड एल्डर के बात में हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ हाँ ये बिल्कुल सही है। सिलेन उन सभी की बातें सुनने के बाद कहती है, क्या आप सभी को पता है कि काव फैमिली पहले से ही ये क्लेन को निगलने की साजिश रच रही थी। वो ये क्लेन पर बहुत पहले से ही कब्जा करना चाहती थी। भले ही तुम सबको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, तुम उस भूखे शेर के दावत ही बनोगे। बस कुछ समय और रुक जाइए, मेरे टीचर आते ही होंगे, वो हमें पिल टावर में एंटर करने में हमारी पूरी मदद करेंगे। ये क्लेन के फर्स्ट एल्डर सिल्लन को धमकाते हुए कहते हैं, अरे ये लड़की, हमारा क्लेन जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसे कोई टॉम एंड जेरी, सल्लू भाई एंड ऋतिक रोशन सॉल्व नहीं कर सकता। फर्स्ट एल्डर ऐसा कह ही पाए थे कि धड़ाम से दरवाजा खुलता है और कोई भड़ांग से वहाँ से निकलता है। कुछ टॉम एंड जेरी, सलमान खान और ऋतिक रोशन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ यू गाइस। साओयान अपने कमर पे हाथ रख के एकदम स्वैग के साथ खड़ा हो जाता है, जिसके साथ सिल्लन साओयान को देख लेती है और वो कहती है, मास्टर। सिल्लन साओयान से पूछती है कि मास्टर आपको यहाँ क्यों आना हुआ, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हो। साओयान सिलेन से कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। वो सिलेन से कहता है कि मेरे पास कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, चलो तुम मेरे साथ चलो। साओयान सिलेन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। फर्स्ट एल्डर मेज को पकड़ देते हैं और कहते हैं, अरे ओ घमंडी लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी ये क्लेन में घुसपैठ करने की।
तुम ना सिर्फ हमारे क्लैन में घुसे हो बल्कि एल्डर्स को भी चोट पहुंचाई। बच्चों, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ कोई आता है तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाता है हमारी मर्जी से। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी ये क्लैन के मेंबर को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की। फर्स्ट एल्डर के पांव हवा में होते हैं और इससे हमें ये साफ इंडिकेट होता है कि वो डू जोंग पर एंटर कर चुके हैं और वो होते हैं डू जोंग के 6 स्टार पर। जिसके बाद वो कहते हैं साओयान से, भले ही हमारी क्लैन के पावर्स में गिरावट आई है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम कुछ भी करो। फर्स्ट एल्डर गुस्से से भड़क चुके होते हैं। फर्स्ट एल्डर का गुस्सा देखकर सिल्लन भी डर जाती है, जिसके बाद वो फर्स्ट एल्डर से कहती है, फर्स्ट एल्डर शांत हो जाइए, मैंने आपको बताया था ना कि ये जियानन एकेडमी के मेरे मास्टर हैं। उनकी मदद से मुझे यकीन है कि हम गारंटी के साथ पिल टावर पर एंटर कर पाएंगे। हमें पिल टावर में एंटर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट एल्डर सिलन से कहते हैं, ये बच्चा कराएगा हमें पिल टावर में एंटर। अगर ऐसा है तो चलो मुझे तुम्हारी पावर्स को टेस्ट करने दो बच्चे, कि क्या तुम में कैपेबिलिटी है, क्या तुम क्वालिफाइड हो इसके लिए। ये कहते साथ ही वो 1000 लीव वेन से साओयान के ऊपर अटैक कर देते हैं। साओयान इस वक्त सीरियस होता है और वो मजाक के मूड में नहीं लग रहा होता। वो अपनी चुटकी बजाता है, जिसके बाद वहाँ अपीयर होता है साओयान का पावरफुल बॉडीगार्ड डीमोजी, मतलब अर्थ डीमन पपेट। वो अटैक साओयान को लगने से पहले डीमोजी के चेस्ट पर लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि डीमोजी का तो बाल भी बाका नहीं होता। ऐसा लगता है कि किसी ने हथौड़े पर ही कुल्हाड़ी मार दी हो। फर्स्ट एल्डर देख के हैरान हो जाता है और कहता है, पपेट। फर्स्ट एल्डर देख के तो हैरान हो जाते हैं डीमोजी को और कहते हैं, ये तो एक पपेट है। और वो ऐसा कह पाते कि डीमोजी घुमा के एक देता है फर्स्ट एल्डर पर और वो हो जाते हैं चारों खाने चित। अटैक बहुत पावरफुल था और इस अटैक के चपेट में आने से फर्स्ट एल्डर का हो जाता है भरता कबाब। डीमोजी की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, वो आदमी उठता नहीं, लेट जाता है। सेकंड एल्डर चिल्लाते हैं, फर्स्ट एल्डर। हम फर्स्ट एल्डर को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़े जमीन चाट रहे होते हैं और उनका मुंह खुला होता है। यह सिल्लन की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। वो तो कहते हैं कि हमारे फर्स्ट एल्डर तो हमारे क्लैन के सबसे पावरफुल पर्सन थे, ये तो एक ही अटैक में चारों खाने चित हो गए। सिलन चिल्लाते हुए साओयान से कहती है, टीचर केयरफुल रहिए। हम देखते हैं कि पीछे से सेकंड एल्डर ने साओयान के ऊपर अटैक कर दिया होता है। साओयान भी उस अटैक को अपनी एक फिस्ट से रोक लेता है, जिसके बाद वो कहता है, एल्डर्स सुनिए, मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। साओयान अपने दांत भींच लेता है और वो गुस्से से कहता है, अब मुझे फिर रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो जान से जाओगे। और ये क्या, उस दूसरे खूसट बुढ़े के मुंह से खून निकल रहा था। सिल्लेन का ये सीन देखकर तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो अपने मन में कहती है, कुछ महीने ही क्या हुए मास्टर से बिछड़े, वो इतने पावरफुल हो गए हैं। ये आदमी नहीं, ये मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर मास्टर। साओयान सिलेन का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाता है। सिलेन साओयान से कहती है, रुकिए मास्टर। साओयान रुक के वहां शांत हो जाता है, जिसके बाद वो सिलेन से कहता है, सिलेन मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, चिंता मत करो, मैं उनके लिए ट्रीटमेंट पिल पीछे छोड़ दूंगा, तुम्हें पहले मेरे साथ आना होगा। साओयान फिर से सिलन का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाता है, जिसके बाद सिलन कहती है, अरे अरे मास्टर इतनी जल्दी भी क्या है, रुकिए तो। सीन कट होकर एक पहाड़ी के ऊपर आ जाती है जहाँ सिलेन और साओयान होते हैं, जिसके बाद साओयान सिलेन से पूछता है, तुम्हें तो अच्छे से पता होना चाहिए कि साओयी और जियान के साथ क्या हुआ है ना, बताओ मुझे वो कहाँ है। साओयान का सवाल सुन के सिलेन करने लगती है, जिसके बाद वो कहती है, वो मास्टर मैं बेकार हूँ। साओयान सिलन को निराश देखकर पूछता है कि क्या हुआ आखिर, हमारे अलग होने के बाद आखिर क्या हुआ था। दूसरे लोगों ने साओयी की पॉइजन बॉडी की खोज कैसे कर ली, उन्हें कैसे पता चल गया कि साओयी यानी लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पॉइजन बॉडी है। सिलेन बताना स्टार्ट करती है, फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वार्म हॉल से निकलने के बाद हमें पिल सिटी पहुंचने में कुछ टाइम लगा, कुछ महीने बीत गए। जैसे ही हम पिल सिटी पहुंचे, वहाँ के कुछ तुच्छ लोग साओयी को छेड़ने लगे और आप तो उसका कैरेक्टर जानते ही हैं। उसे गुस्सा आ गया और उन्होंने उन सभी को मार डाला। फाइट के दौरान उसकी वो फुल पॉइजन बॉडी वाली सील फूट गई। इसने बहुत सारे ग्रुप्स को अट्रैक्ट किया और ऐसे ही आइस रिवर वैली साओयी के पीछे पड़ गई। सिलेन निराश हो जाती है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, टीचर मुझे सचमुच खेद है कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। साओयान सिलेन को चुप कराते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे बताओ कि उसके बाद क्या हुआ। आइस रिवर वैली लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए इतना बड़ा इनाम क्यों जारी कर रही है।
और आखिर ये आइस रिवर वैली क्या है? सिलन बताना स्टार्ट कर देती है। बर्निंग फ्लेम वैली, साउंड वैली और आइस रिवर वैली के साथ सेंट्रल प्लेन्स की 3 पावरफुल क्लेन्स हैं। आइस रिवर वैली को दुनिया भर के अजूबों को खोजने की चुल्ल मची है। वो हर एक प्रीसियस, हर एक अजूबे को संजो कर रखना चाहती है। उन्होंने लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए 2 डूजोंग लेवल के 6 स्टार के पावरफुल पावर हाउसेस को भेजा है। जाहिर है कि वो उन दोनों की मैच नहीं थी, इसलिए वो घायल हो गई। लेकिन हाँ, उनके ठिकाने के बारे में कोई नहीं जानता। साओयान चौंक जाता है और उसे गुस्सा भी आता है, जिसके बाद वो कहता है सीरियसली इंजर्ड और उसका कोई पता भी नहीं। साओयान सिलेन से पूछता है कि सिलेन, क्या तुम्हें पता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर और आइस रिवर वैली की आखिरी फाइट कहाँ हुई थी? सिलेन सोचते हुए कहती है, हाँ, फॉलिंग गॉड स्ट्रीम में। हालांकि फॉलिंग स्ट्रीम गॉड पहले से ही आइस रिवर वैली की वॉरियर से घिरी हुई थी और इस बैरियर को तोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सिलेन तो बताते बताते भूल ही गई थी कि साओयान पागल खोपड़ी वाला आदमी है। वो एकदम हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो साओयान से कहती है, मास्टर, क्या आप वहाँ जाने की प्लान कर रहे हैं? क्या आप वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं? अब मुझसे आप ये मत कहना कि आप लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए फॉलिंग स्ट्रीम गॉड में घुस करने वाले हैं। साओयान एकदम कमिटेड इंप्रेशन के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए फॉलिंग स्ट्रीम गॉड जाऊंगा। चाहे वो जगह कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं वहाँ जाऊंगा। मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा। सीन शिफ्ट होकर फॉलिंग गॉड स्ट्रीम पर आ जाता है, जहाँ का नजारा बहुत ही वीरान लग रहा होता है। हर तरफ बर्फबारी हो रही थी, बड़े बड़े चट्टान थे और काला अंधेरा था। एक भूतिया बुढ़ा लिटिल फेरी डॉक्टर से कह रहा होता है, ओ वो फुल पॉइजन बॉडी वाली महिला, चुपचाप हमारे साथ आइस रिवर वैली में चलो। अगर तुम हमारे साथ आइस रिवर वैली में आती हो तो हो सकता है कि तुम बच भी जाओ। ये आइस रिवर वैली का बिंग जुआन कह रहा होता है, जो कि एक 6 स्टार डूजोंग था। क्या तुम्हें पता है कि तुम आइस जून के चपेट में आ गए हो? आइस जून क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। अब तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम बस इतना कर सकती हो कि तुम मेरे पीछे पीछे आइस रिवर वैली तक आओ। वो अपने दुर्गी को अपने हैंड में कलेक्ट करने लगता है। लिटिल फेरी बुरी तरीके से इंजर्ड होती है, फिर भी वो कहती है कि सपने देखते रहो सपने में। मैंने किसी से वादा किया है कि इस बॉडी के जरिए अब किसी की भी जान नहीं जाएगी। मैं किसी को भी इस बॉडी को चोट पहुंचाने नहीं दे सकती। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पर्पल कलर की द्विकी को एक्टिवेट कर देती है। अगर तुम्हें सच में वो फुल पॉइजन बॉडी चाहिए तो इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी लाइफ देनी होगी। ये कहते साथ ही वो अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी की सील को ब्रेक कर देती है। चारों तरफ पर्पल कलर की द्विकी फैल जाती है। बिंग जुआन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, लड़की तुम बहुत जिद्दी हो, जिसके साथ ही वो अपने आइस एरोस से लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। आइस के एरोस लिटिल फेरी डॉक्टर को लग जाते हैं और हमें वहाँ का सीन नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि धुंधला हो चुका था। लेकिन ये क्या, लिटिल फेरी डॉक्टर ने तो उसके आइस एरोस को उसके ऊपर ही डायरेक्ट कर दिया था। वो आइस के एरोस बिंग जुआन को भी लगते हैं, जिसके बाद वो कहता है ये आइस एरोस तो पॉइजनस हैं। जब बिंग जुआन को अटैक लगते हैं तो वो एकदम बौखला जाता है, जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, लड़की क्या तुम डेथ की तलाश कर रही हो? और हाँ, तुम्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जितना ज्यादा तुम अपनी द्विकी का यूज करोगे उतना ही ज्यादा आइस जून तुम पर कंट्रोल करेगा। आइस जून में भी आइस रिवर वैली का कोई हिडन टेक्निक होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम खतरी अंदाज में कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब बातों की परवाह है? मैं अपनी जान की परवाह नहीं करती। और हाँ, मैं तुम सभी को बता दूं कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी, और यहाँ तक कि मेरी लाश भी नहीं मिलेगी तुम सबको। ये कहते साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने के लिए रेडी हो जाती है। आइस रिवर वैली का कोई बंदा कहता है कि उसे रोको सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने से, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर 9 फीट का आइस क्यूब जम चुका होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी हैरान हो जाती है कि आखिर उसे किसने जमा दिया। दूसरा 6 स्टार का डूजोंग लेवल का पावर हाउस आ जाता है, जो कि बिंग जुआन से कहता है कि बिंग जुआन तुम बहुत लापरवाह हो। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ये लड़की सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेती। और तुमने इसके बारे में सोचा कि अगर हम खाली हाथ लौटेंगे तो हमारे वैली चीफ हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बताओ भला, हम वैली चीफ को क्या जवाब देते? वो 6 स्टार का डूजोंग लेवल का वॉरियर आइस का एक बहुत बड़ा एरो बनाता है और उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ डायरेक्ट करते हुए कहता है, चलो पहले इसके अंग भंग कर डालते हैं, मतलब इसको विकलांग कर डालते हैं, फिर मैं देखूंगा कि ये लड़की कितना स्ट्रगल कर सकती है। उस 6 स्टार के वॉरियर ने आइस एरो को लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ डायरेक्ट कर दिया था। वो अटैक लिटिल फेरी डॉक्टर को लगता है इससे पहले कोई बीच में आकर उस अटैक को सीधे ही पकड़ लेता है और उसे तोड़ डालता है। और जिसकी एंट्री होती है भाई, उसके क्या ही कहने। प्राउडफुल स्माइल विथ किलर एटीट्यूड, प्राउडफुल प्राइड विथ इफेक्टिव पर्सनैलिटी, द वन एंड ओनली साओयान।
जिसके साथ ही वो एकदम गुस्से से कहता है, आइस रिवर वैली अब तुम सभी का बहुत हो गया। हाँ, मैंने देख लिया कि आइस रिवर वैली का आचरण कैसा है, मतलब कैरेक्टर कैसा है। मैंने देख लिया कि वो फोर्सेबली लोगों पर कब्जा कर रहे हैं, वो फोर्सेबली लोगों से अपनी बात मनवा रहे हैं। ये कहते साथ ही साओयान एकदम खतरी लुक देता है, जिसके बाद आइस रिवर वैली का वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, अरे वो पागल बच्चे, क्या तुझे पता है कि वो फुल पॉइजन बॉडी जहाँ से भी गुजरती है वहाँ से जीवन का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और हाँ, इस मिड रीजन में बहुत सारी लाइफ्स है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है और हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये कहकर वो आदमी साओयान पर अटैक कर देता है, लेकिन साओयान उसे अपने एक पंच से ही रोक लेता है। जिसके बाद वो कहता है, कितनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर है। जिसके बाद साओयान एकदम एटीट्यूड के साथ कहता है, क्या तुम सभी को पता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुझसे वादा किया है कि वो अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी से किसी भी निर्दोष की जान नहीं लेगी। यहाँ तक कि उसने अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी को सील कर रखा था, लेकिन तुम सभी ने उसे उस सील को तोड़ने पर मजबूर कर दिया और यहाँ तक कि तुम उसके वो फुल पॉइजन बॉडी को हड़पना चाहते हो। अटैक को डॉज करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को साओयान पकड़ लेता है प्यार से। सीन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान से कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इसमें घसीटा। जिसके बाद साओयान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब बाकी मुझ पर छोड़ दो। बिंग जुआन बिंग फू से कहता है एकदम गुस्से के साथ, अरे ये बिंग फू पागल उसके साथ बकवास क्यों कर रहा है वे। जिसके बाद हम बहुत सारे आइस एरोस को देखते हैं जो कि साओयान के ऊपर डायरेक्ट हो चुके हैं। जिसके बाद वो बिंग फू साओयान से कहता है कि लड़के, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होगा। जिसके बाद बिंग फू बहुत सारे आइस एरोस को साओयान के ऊपर शूट कर देता है। जिसके साथ ही वो कहता है, लड़के अब तुम्हें पता चलेगा आइस रिवर वैली के मामले में इंटरफेयर करने का नतीजा क्या होता है। ये आइस के एरोस नहीं होते बल्कि बहुत सारे आइस के इंसेक्ट मतलब कीड़े होते हैं। ये अटैक साओयान को लगने ही वाला था कि लेकिन तभी बीच में एंट्री होती है द पावरफुल बॉडीगार्ड ऑफ साओयान, डीमोजी की, जो अपने एक ही हैंड से एक ही पंच से उस सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर डालता है। भाई सच बताऊं ना तो मैं इस डीमोजी का फैन हो चुका हूँ। बिंग जुआन डीमोजी को देखकर कहता है, एक डूजोंग लेवल का पपेट। साओयान का पारा हाई और दिमाग तो खसक ही चुका था। जिसके बाद वो डीमोजी से कहता है, डीमोजी उसे मार डालो। और डीमोजी उड़ता हुआ सनसनाता हुआ बिंग जुआन का थोबड़ा सुझा डालता है। यह अटैक वाकई बहुत ही पावरफुल था। जिसके बाद बिंग फू कहता है, इतनी पावरफुल पावर है, मैं तो इससे पूरी तरीके से सफरेस हो गया हूँ। जिसके बाद बिंग जुआन बिंग फू से कहता है, बिंग फू उस लड़के को मार डालो, वो लड़का ही इस पपेट को कंट्रोल कर रहा है। अरे भाई, मेरे को तेरे से ज्यादा दिमाग है, अरे तुझे मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये कहते साथ ही बिंग फू साओयान के ऊपर अटैक करने के लिए पीछे से बढ़ चुका होता है। अरे ओ भाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ पपेट के सहारे 2 6 स्टार डूजोंग लेवल के वॉरियर से बच सकते हो? साओयान एकदम किलर एटीट्यूड के साथ कहता है, अच्छा क्या 6 स्टार डूजोंग इतना इनक्रेडिबल होता है? साओयान अपने स्पेस स्टोरेज रिंग से मास्टर तियान हुओ जुंझे को बाहर बुला लेते हैं। मास्टर तियान हुओ जुंझे को देखते हैं जो कि कहते हैं, अरे मैं सो रहा था, किसने मुझे बाहर बुलाया, क्या वो डेथ की तलाश कर रहा है? बिंग फू जब मास्टर तियान हुओ जुंझे को देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है, 8 स्टार डूजोंग। जिसके बाद तियान हुओ जुंझे कहते हैं, अबे क्या बोला बे, मैं डूजून हुआ करता था पहले। हम देखते हैं कि आइस रिवर वैली का बिंग है अपनी ग्रुप को लेकर साओयान की तरफ बढ़ रहा होता है, जो कि एक ट्रूप होती है। इसे देखकर साओयान बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो अपनी 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को एक्टिवेट कर डालता है और उन सभी की तरफ भेज देता है। जिसके साथ उन सभी के बीच घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। साओयान अपने इल्यूजनरी फॉर्म्स को फॉर्म करने के बाद कहता है, अगर ऐसा है तो आज मैं तुम सभी को यहीं मार डालूंगा, तुम ही नहीं होगे तो इन्फॉर्मेशन कौन लीक करेगा भला? साओयान का इल्यूजनरी क्लोन एक एक करके सबकी बजाता जाता है और सबको मार डालता है। जिसके बाद साओयान मास्टर तियान हुओ जुंझे द्वारा दी गई डाउ टेक्निक का यूज करता है, जिसका नाम होता है 5 सेपरेशन हेवन, 5 सेपरेशन फ्लेम, स्पिरिट ऑफ द वोल्फ। और ये अटैक देखने में वाकई बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही भयंकर था। ये जाता है और एक वॉरियर की गर्दन दबोचकर चबाकर उसे मार डालता है। चारों तरफ खूनी कोहराम मचा था। साओयान सभी को मारने के बाद शांत खड़ा था और उसके पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर भी खड़ी थी। जिसके बाद साओयान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, चलो पहले यहाँ से चलें और आराम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान के आने से टेंशन फ्री हो गई थी। जिसके बाद वो कहती है, ठीक है चलो। भाई साओयान के होते लिटिल फेरी डॉक्टर को कौन छू सकता है? हमें आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर आइस रिवर वैली के बहुत सारे वॉरियर्स होते हैं। जिसके बाद एक टकला आदमी बोलता है, यहाँ एल्डर बिंग है, बिंग फू और बिंग युआन सभी की लाश है
अगर हमने जल्दी से उस वो फुल पॉइजन बॉडी वाली महिला को नहीं ढूंढा तो दुनिया में कोहराम मच जाएगा। ये आइस रिवर वैली के आइस स्नेक एल्डर होते हैं। इनका लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर एक अपना ही पर्सनल स्वार्थ है। उन्हें वो फुल पॉइजन बॉडी से कुछ स्पेशल काम है, ना कि उन्हें दुनिया की कोई परवाह है। वो तो किसी के शक के दायरे में ना आने से बचने के लिए ऐसा कह रहे होते हैं। हम साओयान को देखते हैं जो एक क्रिस्टल के सामने बैठा होता है, जिसके बाद वो कहता है क्या ये वही क्रिस्टल है जिसने बिंग हे और बिंग फू को